पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र संघ जो था, लीग ऑफ नेशंस, जब वो विफल हुआ तब जाके संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अस्तित्व में आया था। ठीक है, पिछले वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना ऐसे टाइम पे हुआ था जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपना एकदम पीक पर था। ठीक है, एकदम भीषणतम रूप में सारे विश्व में फैला हुआ था और सारे विश्व को आतंकित कर रखा था। जर्मन, इटली और जापान के धुरी राष्ट्रों की सम्मिलित शक्ति का सामना करने में ब्रिटेन, अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्रों की सारी शक्ति लगी हुई थी। यह युद्ध केवल कुछ राष्ट्रों की प्रतिष्ठा के लिए ही नहीं लड़ी जा रही थी। धुरी राष्ट्रों की बढ़ी हुई सैनिक शक्ति वास्तव में प्रजातंत्र और मानवीय अधिकारों के लिए संकट का संकेत कर रही थी। इस युद्ध में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धुरी राष्ट्रों की विजय होती तो निश्चय ही सारा विश्व पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता और संभवतः स्वाधीनता और प्रजातंत्र के ऊंचे आदर्शों को भारी आघात पहुंचता। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत रूस, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर यानी शामिल होकर धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। 1 जून 1945 को आगे चलकर सैन फ्रांसिस्को में जब संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया। अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए। पोलैंड का प्रतिनिधित्व अधिवेशन में नहीं हुआ था। उसने बाद में इस पर हस्ताक्षर किए और वह 51 सदस्य राज्यों में से एक मूल सदस्य बन गया। आधिकारिक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ गया था, जबकि अधिकार पत्र की पुष्टि चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, इंग्लैंड तथा अमेरिका तथा बहुसंख्यक अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा की गई थी। 24 अक्टूबर हर साल प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1946 से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या 192 है। ये बुक थोड़ा ओल्ड वर्जन है, वैसे इसके संयुक्त राष्ट्र संघ का संघ के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 193 हो चुकी है। ठीक है, सदस्यों की संख्या को देखते हुए अब यह कहा जा सकता है कि प्रायोजकों की कल्पना के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र सहज रूप में सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया है। आज संयुक्त राष्ट्र परिवार बहुत बड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के संगठनों का परिवार, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का गठन, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम एवं निधियों और विशिष्ट अभिकरणों में मेल से हुआ है। कार्यक्रम और निधियां महासभा के सहायक निकाय है। विशेष समझौतों द्वारा संयुक्त राष्ट्र से जुड़े विशिष्ट अभिकरण आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और महासभा को रिपोर्ट करती है। उनके अपने प्रशासन निकाय और बजट है और वे स्वयं अपने मानदंड एवं मार्गदर्शक नियम निर्धारित करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना या उद्भव किस प्रकार हुआ था? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिन। यह एक विचित्र बात है कि मानव समाज के आचरण में युद्ध एवं शांति, विध्वंस तथा निर्माण के बीच साथ साथ निहित है। नेपोलियनाई युद्धों के बाद होली एलायंस, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्र संघ तथा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसके प्रमाण है। प्रथम विश्व युद्ध जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने प्रमुख भूमिका निभाई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में वैसी ही भूमिका एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति
फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की थी। रूजवेल्ट ने ही इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता तथा उसके दर्शन की धुंधली रूपरेखा प्रस्तुत की। रूजवेल्ट ने इस बात पर बल दिया कि भावी विश्व संगठन का आधार महाशक्तियों का पूर्ण मतैक्य होना चाहिए। रूजवेल्ट ने सोवियत रूस, ब्रिटेन तथा अन्य मित्र शक्तियों को इस बात पर सहमत किया कि विश्व संस्था के निर्माण की तैयारी युद्ध काल में ही शुरू कर दी जाए। उसने कहा कि इससे मित्र राष्ट्रों को युद्ध जीतने के लिए नैतिक समर्थन तथा संबल प्राप्त होगा। 30 अक्टूबर 1943 को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड तथा सोवियत रूस की सरकारों ने अपने अपने परराष्ट्र मंत्रियों के माध्यम से एक संयुक्त घोषणा की। इस घोषणा में कहा गया कि जितनी जल्दी संभव हो सके एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता वे महसूस करते हैं। यह संगठन संभव शांति प्रिय राष्ट्रों की संप्रभुता पर आधारित होगा। ऐसे सभी छोटे बड़े राज्य इसके सदस्य बन सकेंगे और इस संगठन का उद्देश्य होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के संबंध में आगे विचार करने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं मार्शल स्टालिन पहली बार आपस में मिले। सब राष्ट्रों के सहयोग से विश्व में शांति स्थापित करने की भावना को दोहराया गया। उनका विश्वास था कि संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी एवं स्वतंत्र रहकर जीवन यापन कर सकेगा। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। इस सम्मेलन में डम्बार्टन ऑक्स भवन में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में यह स्वीकार कर लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र का कार्य क्षेत्र केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि उसका कार्य आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी होना चाहिए। प्रस्तावित विश्व संगठन के संदर्भ में सोवियत रूस का दृष्टिकोण यह था कि संयुक्त राष्ट्र में बड़ी शक्तियों की प्रभावशाली एवं निर्णयात्मक भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाए। सोवियत संघ का विचार था कि वाद विवाद करने वाली सभाओं में छोटे राष्ट्रों को भी समान अधिकार दिए जा सकते हैं। सोवियत संघ ने इस बात पर जोर दिया कि शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए बड़ी शक्तियों का एकमत होना अत्यंत आवश्यक है। डम्बार्टन ऑक्स प्रस्तावों में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई जिसमें पुराने राष्ट्र के बहुत से तत्व पाए जाते थे, पर साथ ही उसमें कुछ ऐसे विचारों का समावेश भी था जिसमें राष्ट्र संघ की त्रुटियों से सबक लिया जा सके। यहाँ पर राष्ट्र संघ की अपेक्षा आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग को अधिक बढ़ावा दिया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निर्णय लिया गया। डम्बार्टन ऑक्स प्रस्तावों में महासभा एवं सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली पर तो सहमति हो गई, लेकिन सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली के संबंध में सोवियत संघ एवं पश्चिमी शक्तियों के मध्य मतभेद बने रहे। संयुक्त राष्ट्र के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सोवियत रूस के प्रदेश क्रीमिया के याल्टा नगर में लिए गए। 4 फरवरी 1944 को स्टालिन, चर्चिल तथा रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन याल्टा में प्रारंभ हुआ। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय याल्टा सम्मेलन में ही संभव हो सका। अमेरिका ने 5 मार्च 1945 को सोवियत रूस, ब्रिटेन तथा चीनी गणतंत्र की ओर से याल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 51 अन्य सदस्यों को आमंत्रित किया। इस चार्टर पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए। चूँकि
पोलैंड का उक्त सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, इसलिए पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किए और इस तरह वह मूल 51 सदस्य राज्यों में से एक बन गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक नया अधिकार पत्र यानी चार्टर स्वीकार किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा जाता है। चार्टर के अनुच्छेद 110 में यह कहा गया था कि सोवियत रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन, गणराज्य तथा शेष राज्यों के अधिकांश राज्यों की सरकारों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद चार्टर लागू माना जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 तक यह शर्त संपन्न हो गई एवं इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ और संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने जिस संगठन को जन्म दिया वह राष्ट्र संघ से बहुत अधिक अलग था, बहुत ज़्यादा भिन्न था, परंतु अनेक कारणों से विश्व के सभी देश राष्ट्र संघ को याद भी नहीं करना चाहते थे, स्मरण भी नहीं करना चाहते थे। राष्ट्र संघ के साथ असफलता का कलंक जुड़ा हुआ था, उसके साथ लगी हुई बदनामी, लीग ऑफ नेशंस जो था वो असफल हो गया था ना, इसलिए उसके साथ असफलता का कलंक जुड़ा हुआ था और उसके साथ लगी हुई बदनामी और उसके संविधान की कुछ मौलिक त्रुटियां थी। इनको दूर करने का उनका निराकरण राष्ट्र संघ से भिन्न एक नई तथा अधिक शक्तिशाली संस्था से ही हो सकता था। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अभ्युदय की कहानी मित्र राष्ट्रों के मध्य वार्तालाप तथा विचारों के आदान प्रदान, युद्ध के समय हुए सम्मेलनों से जुड़ी हुई है, जिनमें अनेक अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध किए गए। इसके साथ ही साथ परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली अंतर्राष्ट्रीय लोकमत जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण एक समन्वित रूप ले रहा था, उसने भी इसकी स्थापना और इसके विकास में अपना योगदान दिया। संक्षेप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो काल था, द्वितीय विश्व युद्ध का काल जो था, उसमें मित्र राष्ट्रों ने यह पूरा निर्णय कर लिया था कि वे भावी पीढ़ियों को युद्ध के उत्पात से, युद्ध की विभीषिका से बचाने का पुख्ता प्रयास और इसी के लिए उन्होंने राष्ट्र संघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना में इसका उद्देश्य इस प्रकार वर्णित किया गया है। हम संयुक्त राष्ट्रों की जनताओं ने यह निश्चय किया है भावी पीढ़ियों को उस युद्ध की पीड़ा और कष्टों से बचाने का, जिसके कारण हमारे जीवन में 2 बार मानव जाति को अपार दुख भोगना पड़ा। आधारभूत मानवीय अधिकारों, मानव प्रतिष्ठा और महत्व, स्त्री पुरुषों तथा छोटे बड़े राष्ट्रों को समान अधिकारों में अपनी निष्ठा की पुनः पुष्टि करने का और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का जिनसे संधियां एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत आने वाले उत्तरदायित्वों के प्रति न्याय और सम्मान का दृष्टिकोण ग्रहण किया जा सके और अधिक विस्तृत स्वतंत्रता के वातावरण में सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने तथा जीवन यापन के अधिक उत्तम मानदंड स्थापित करने का और इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सहिष्णुता बरतने, अच्छे पड़ोसी की तरह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए अपनी शक्ति को एकजुट करने और सिद्धांतों एवं कार्यप्रणाली का निर्धारण कर इस बारे में पूर्ण आश्वस्त होने का कि व्यापक और समान हित को छोड़कर अन्य किसी परिस्थिति में सशस्त्र सेनाओं का उपयोग नहीं किया जाएगा और समस्त संसार के निवासियों को आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के पथ पर उन्मुख करने के लिए, उन्हें सामाजिक आर्थिक प्रगति की ओर ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। इसी के अनुसार हमारी अपनी सरकारें संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान चार्टर से सहमत हो गई है तथा इसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करती है जो संयुक्त राष्ट्र संघ कहलाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रथम अनुच्छेद फर्स्ट आर्टिकल में उसके उद्देश्यों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच जन समुदाय के लिए समान अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना, आर्थिक, सामाजिक अथवा मानव जाति के लिए प्रेम
आदि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों को समन्वित करने के उद्देश्य से एक केंद्र का कार्य करना। संक्षेप में चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। सामूहिक व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, राष्ट्र के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए 2 और लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। वे हैं निशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, यूएनओ प्रिंसिपल्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में इसके मौलिक सिद्धांत बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है। उदाहरण के लिए इसमें रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े राज्यों का तथा पलाऊ जैसे हाल में सदस्य बने राज्यों का दर्जा समान माना है। उन्हें बराबर संख्या में प्रतिनिधि भेजने, इसकी सब कार्यवाहियों में भाग लेने, वोट देने के अधिकार एक जैसे हैं। सभी सदस्यों से यह आशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। सभी सदस्य देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे, यानी इसके उद्देश्यों से उलट कोई भी कार्य नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की ना तो धमकी देंगे और न ऐसा कार्य करेंगे। कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांतों का पालन कराएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र का झंडा। संयुक्त राष्ट्र का झंडा एक नीली पृष्ठभूमि में दिया गया है और संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह एक वैश्विक मानचित्र है जिसे झंडे में सफ़ेद रंग से दिखाया गया है। वैश्विक मानचित्र के दोनों ओर जैतून यानी ओलिव के 2 शाखाएं लिपटी हुई है। जैतून की, ओलिव की ये 2 शाखाएं शांति का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस झंडे को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 अक्टूबर 1947 को स्वीकार किया गया था। इन सभी उद्देश्यों को पाने का हमारा संकल्प अत्यंत दृढ़ है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारी सरकारें सैन फ्रांसिस्को शहर में एकत्रित हुए अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के इस घोषणा पत्र के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करती है और एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना को अपनी मंजूरी देती है जिसे संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 17 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के खर्च का वहन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। राशि का निर्धारण महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र का नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है और उसकी एक 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति दी एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस द्वारा समीक्षा की जाती है। बजट के कार्यक्रम संबंधी पहलुओं की एक 34 सदस्यीय कार्यक्रम और समन्वय समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। महासभा की एक सहायक संस्था द कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन को विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली राशि के निर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सदस्य देशों से यह राशि उनके घरेलू उत्पाद, उनकी प्रति व्यक्ति आय तथा उनकी भुगतान करने की क्षमता के आधार पर ली जाती है। ऐसा करते समय देशों के राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों और जनसंख्या का विशेष ध्यान रखा जाता है। 1972 में महासभा जनरल असेंबली द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार किसी भी देश द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि की अधिकतम सीमा को
संगठन के कुछ खर्च का 25% और कुल खर्च का 25% और न्यूनतम सीमा को 0.01% निर्धारित किया गया है। यानी कोई भी देश 0.01% से कम सहयोग नहीं कर सकता और कुल खर्च का 25% से अधिक नहीं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के व्यय का 22%, जापान 19.51%, जर्मनी 9.76%, यूके 5.53%, कनाडा 2.55%, रूसी संघ 1.20% और फ्रांस 6.466%, इटली 5.064% तथा भारत 0.341% का योगदान करता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र को दिए जाने वाले योगदान में कुछ कटौतियां कर दी है तथा योगदान देना स्थगित कर दिया है। तो इस डेटा से आप जान सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बजट है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है। ठीक है, इसलिए अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है। 22 दिसंबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2009-10 के लिए संगठन का 417 करोड़ डॉलर का बजट मंजूर किया। यह बजट अमेरिका के विरोध के बावजूद मंजूर किया गया। आमतौर से यूएसए यानी अमेरिका का बजट सर्वसम्मति से मंजूर किया जाता है, लेकिन इस बार अमेरिका ने बजट के विरोध में मतदान किया। बजट प्रस्तावों के पक्ष में 142 मत पड़े, जबकि विपक्ष में एकमात्र मत अमेरिका का था। अमेरिका की आपत्ति बजट में नक्सलवाद के विरुद्ध वर्ष 2001 के विश्व सम्मेलन की कड़ी में एक और सम्मेलन आयोजित करने के लिए 67 लाख डॉलर की राशि के प्रावधान के प्रति थी। अमेरिका इस सम्मेलन को इजराइल विरोधी मानता है। 130 देशों के समूह 77 के कुछ सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से ही उस सम्मेलन के लिए धन आवंटित करने पर जोर दिया था, जिसके चलते अमेरिका के लिए बजट के समग्र प्रस्तावों का समर्थन करना मुश्किल हो गया था। वर्ष 2002-03 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देशों पर कुल 4.295 अरब डॉलर का अंशदान बकाया था और इसमें से आधी से अधिक राशि अकेले अमेरिका पर बकाया थी। संयुक्त राष्ट्र की बकाया राशियों को अदा न करने अथवा विलंब से अदा करने के कारण 20 राष्ट्रों को सत्र 2002 के लिए महासभा में मताधिकार से प्रतिबंधित किया गया। इन राष्ट्रों में अफगानिस्तान, इराक सहित अधिकांश राष्ट्र अफ्रीका महाद्वीप के थे। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के रूप में चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र के उदय के समय से ही प्रचलन में है। छठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को महासभा द्वारा 1973 में, सुरक्षा परिषद द्वारा 1982 में तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा 1983 में आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी मुख्य दस्तावेज तथा महासभा, सुरक्षा परिषद तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकों के विवरण, मिनट्स इन 6 आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है? चीन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और अरबी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 2 प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है। पहला, कुछ देश तो प्रारंभिक सदस्य हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, या अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, या सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि की थी। दूसरे वे सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को भी उपलब्ध हो सकती है जो शांति प्रिय हो एवं चार्टर में विश्वास रखते हो, जो चार्टर द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हो एवं जिनको यह संस्था इन कर्तव्यों का पालन करने के उपयुक्त समझती हो।
महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति से, जिसमें 5 स्थायी सदस्य अवश्य हो, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त होती है। महासभा में निर्णय के पूर्व भी सुरक्षा परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है, अर्थात सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा किसी राज्य को सदस्यता प्रदान कर सकता है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार, जिसे इंग्लिश में वीटो कहते हैं, निषेधाधिकार का अधिकार प्राप्त है। केवल 5 स्थायी सदस्यों को ही सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्र संघ की तुलना में संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता की दृष्टि से एक विश्वव्यापी संगठन है। जहां सन 1934 में राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 60 थी, वहां वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 तक पहुंच गई है। सदस्यता का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप। सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य देश को महासभा से निलंबित यानी सस्पेंड भी किया जा सकता है। चार्टर में सदस्यता समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चार्टर की धारा 5 एवं 6 के अनुसार संघ के किसी भी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर यानी लगातार उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है एवं उसकी सुविधाओं पर बंधन भी लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य को अभी तक सदस्यता से वंचित नहीं किया गया। सुरक्षा परिषद को किसी भी निलंबित राष्ट्र को फिर से स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कार्यवाही करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 सितंबर 1992 को यूगोस्लाविया, मॉन्टेनिग्रो तथा सर्बिया को विश्व संस्था के कामकाज में भाग लेने से रोक दिया। महासभा के प्रस्ताव में कहा गया कि यूगोस्लाविया के संघीय गणराज्य मॉन्टेनिग्रो और सर्बिया को भूतपूर्व समाजवादी संघीय यूगोस्लाविया गणराज्य के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र का सदस्य स्वतः नहीं माना जा सकता। यूगोस्लाविया गणराज्य को यह अवसर दिया गया कि वह संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए नए देश के रूप में फिर से आवेदन करे। महासभा में 2 नवंबर 2002 को नए लोकतांत्रिक यूगोस्लाविया को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पुनः देने की अनुमति दे दी। कंबोडिया में विधिवत निर्वाचित सरकार के गठन के बाद 7 दिसंबर 1998 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कंबोडिया सीट पर प्रतिनिधित्व का अधिकार नवगठित गठबंधन सरकार को प्रदान कर दिया। सदस्यता का प्रत्याहरण, विड्रॉल ऑफ मेंबरशिप। जिस प्रकार सदस्यता मिलती है, सदस्यता जो है उसका प्रत्याहरण यानी विड्रॉल भी हो सकता है, हट भी सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के प्रत्याहार या विड्रॉल के संबंध में चार्टर मौन है, यानी चार्टर में इसका वर्णन नहीं है। यह सदस्यों की सदस्यता के प्रत्याहार विड्रॉल करने की ना तो आज्ञा देता है और ना मना ही करता है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस विषय पर बड़ी बहस हुई थी। कुछ राज्य इस पक्ष में थे कि सदस्यों की सदस्यता की वापसी के लिए निषेध कर लिया जाए। कुछ अन्य राज्य इस पक्ष में थे यदि सदस्यता वापस लेने का अधिकार कुछ अन्य राष्ट्र इस पक्ष में थे कि यदि सदस्यों के लिए चार्टर में किए गए संशोधनों को स्वीकार करना असंभव हो जाता है तो ऐसे सदस्यों को अपनी सदस्यता वापस लेने का अधिकार होना चाहिए। अंत में यह निश्चित किया गया कि इस विषय में कोई व्यक्त प्रावधान न रखे जाए जिसके अनुसार विशेष परिस्थितियों में सदस्य अपनी सदस्यता वापस ले सकते हैं। फेनविक के अनुसार चार्टर के अंतर्गत भी सदस्य अपनी सदस्यता को 2 परिस्थितियों में वापस ले सकते हैं। पहला, सदस्य अपनी सदस्यता वापस ले सकते हैं यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्था शांति बनाए रखने में असमर्थ है अथवा वे ऐसा केवल विधि तथा न्याय की कीमत पर कर सकते हैं। दूसरा परिस्थिति यह है कि यदि चार्टर के किसी संशोधन पर किसी राज्य ने सहमति प्रदान नहीं की और इसे स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे सदस्य को अपनी सदस्यता वापस लेने का अधिकार है। पिछले 61 वर्षों के जीवन काल में केवल इंडोनेशिया ने सन 1965 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रत्याहार किया था, यानी वो खुद ही सदस्यता उसका विड्रॉ कर लिया था, सदस्यता उसका त्याग दिया था। जनवरी 1965 में इंडोनेशिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मलेशिया को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया था।
इंडोनेशिया मलेशिया के एक क्षेत्र पर अपना दावा करता था, परंतु 1966 में इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लिया। माइकोन एकहर्ट्स के शब्दों में, यदि इंडोनेशिया का प्रत्याहरण विड्रॉल प्रभावशाली होता तो उसे अनुच्छेद 4 के अंतर्गत फिर से सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती। उसके बजाय उसने केवल अपनी सीट पुनः प्राप्त कर ली, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। इससे यह संकेत मिलता है कि उसका प्रत्याहरण शून्य यानी वॉइड था। ऐसे अनेक उदाहरण अवश्य है। अनेक सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र के अंगों एवं उनकी बैठकों का बहिष्कार या प्रत्याहार किया है, लेकिन उनमें पुनः लौट आए। उदाहरण के लिए अमेरिका ने 1 नवंबर 1977 को 1 नवंबर 1977 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता का परित्याग कर दिया था। 1 जनवरी 1985 से अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता का परित्याग किया था। अमेरिका की तर्ज पर ब्रिटेन व सिंगापुर ने भी यूनेस्को पर भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंध का आरोप लगाते हुए यूनेस्को की सदस्यता का त्याग कर दिया था। 12 वर्ष बाद मई 1997 में ब्रिटेन ने यूनेस्को की सदस्यता फिर से ग्रहण करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के नियमों का सूक्ष्म अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ऐसा युद्ध के उद्देश्यों एवं मनोविज्ञान के प्रभाव में ही किया गया था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यद्यपि इस बात पर चर्चा की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता को विश्वव्यापी बना दिया जाए, परंतु जब चार्टर पर अंतिम रूप से विचार किया गया तब यह निश्चय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता किसी भी देश के व्यवहार के आधार पर अर्जित की जानी चाहिए, एवं साथ ही यह तय किया गया कि यदि कोई भी सदस्य राष्ट्र लगातार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की अवहेलना करता यानी उन सिद्धांतों को नहीं मानता रहेगा तो उसे सदस्यता से वंचित किया जा सकता है या उसकी सुविधाओं को समाप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार सदस्यता की शर्तें हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि शांति प्रियता, उत्तरदायित्वों को निभाने के योग्य एवं इच्छुक हो। इससे ऐसा लगता है कि सदस्यता के लिए नैतिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। व्यवहार में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का राजनीतिकरण पॉलिटिसाइजेशन कर दिया था। नए राज्यों को सदस्यता प्रदान करने में आज भी बड़ी शक्तियों का ही प्रभाव है। बड़ी शक्तियों ने अपने इस अधिकार का विश्व के अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने में खुलकर प्रयोग किया है। शीत युद्ध के प्रभाव में आकर बड़ी शक्तियों ने एक दूसरे के समर्थक राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश करने का अवसर नहीं दिया। साम्यवादी चीन 1949 से 1971 तक संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता केवल इस कारण प्राप्त नहीं कर सका कि अमेरिका उसका विरोधी था, परंतु जब अमेरिका के राष्ट्रीय एवं आर्थिक हितों ने मांग की तो उसने विरोध करना बंद कर दिया और साम्यवादी चीन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। इनिस एल क्लाइड के शब्दों में, नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करने के अलावा संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आया जिसे शीत युद्ध ने इतना अधिक प्रभावित किया हो। जहां अमेरिका ने बहुमत के प्रयोग के आधार पर साम्यवादी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से वंचित रखा, वहां सोवियत संघ ने वीटो के आधार पर पश्चिम समर्थक राज्यों को उसकी सदस्यता से वंचित रखा। धीरे धीरे महासभा के राजनीतिक निर्णयों का महत्व बढ़ने लगा एवं महाशक्तियों ने भी अपने समर्थक राष्ट्रों को अधिक से अधिक संख्या में सदस्यता दिलाने का कार्य आरंभ कर दिया। सदस्य राष्ट्रों का यह विश्वास बढ़ने लगा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वव्यापकता से महासभा का प्रभाव बढ़ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की बढ़ती हुई सदस्य संख्या ने विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिणाम प्रस्तुत किए हैं। क्षेत्रीय संतुलन एवं राजनीतिक प्रभाव में बहुत अंतर आ गया है। यद्यपि पश्चिमी यूरोपीय राज्यों की संख्या बढ़ी है, परंतु उसके साथ ही साम्यवादी शक्तियों का प्रभाव क्षेत्र भी विस्तृत हुआ है। एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रों की सदस्य संख्या भी बढ़ गई है। पश्चिमी शक्तियों के लिए महासभा में 2/3 मतों को संग्रहित करना अब इतना आसान काम नहीं रह गया है। रूस अथवा चीन का विरोध करने के लिए अब अमेरिका महासभा का अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग नहीं कर सकता। महासभा की सदस्य संख्या इतनी बढ़ गई है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए शांति एवं समझौते का मार्ग
अधिक उपयोगी समझा जाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का बढ़ना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अधिक से अधिक राष्ट्र विश्व के विकसित राष्ट्रों के संपर्क में आकर राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के साथ विश्व में समानता का अनुभव करते हैं। महासभा में छोटे एवं अविकसित राष्ट्रों का ही बहुमत होता है, जिसके फलस्वरूप वे अपने हितों की ओर विश्व संस्था का ध्यान आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में छोटे राष्ट्रों की संख्या बढ़ने के कारण उन्हें प्रत्येक संगठन में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा। संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या जिस गति से बढ़ रही है, उसे यह अनुभव होता है कि संख्या शीघ्र ही विश्वव्यापी हो जाएगी। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त करना अपना प्रथम लक्ष्य मानता है। संभवतः संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी राष्ट्र को सार्वभौमिकता का अनुभव होता है। चीन की सदस्यता का विवादास्पद प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता विवादास्पद प्रश्न क्यों है? चीन की सदस्यता के प्रश्न ने यह स्पष्ट कर दिया कि सदस्यता का प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न है। लंबे समय तक अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की और राष्ट्रवादी चीन फॉर्मोसा को ही चीन की कानूनी सरकार मानता रहा। जब कभी चीन की सदस्यता का सवाल सुरक्षा परिषद में उठता तो अमेरिका वीटो का प्रयोग करता। इस प्रकार सितंबर 1971 तक अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को संयुक्त राष्ट्र से अलग रखा। 1970 से चीन अमेरिकी संबंधों में सुधार होने लगा तो चीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का द्वार खुला और 26 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पारित करके जनवादी चीन को संघ का सदस्य बना दिया। इसके साथ ही पहले चीन का प्रतिनिधित्व करने वाले फॉर्मोसा की राष्ट्रवादी चीन को इसकी सदस्यता से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र से निकाला जाने वाला पहला देश राष्ट्रवादी चीन है। वस्तुतः 1950 से चीन का मामला महासभा में प्रत्येक वर्ष उठाया जाता रहा है। 25 अक्टूबर 1971 के अंत में महासभा ने अपने निर्णय में स्वीकार किया कि संयुक्त राष्ट्र में चीन का प्रतिनिधित्व करने का साम्यवादी सरकार को अधिकार है तथा फॉर्मोसा स्थित राष्ट्रवादी सरकार के प्रतिनिधि अनुचित रूप से चीन का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, अतः उन्हें निष्कासित किया जाए। वास्तव में यह एक उचित और न्याय पर आधारित महत्वपूर्ण निर्णय था। सदस्यता का निष्कासन, एक्सपल्सन ऑफ मेंबरशिप। चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य जानबूझकर तथा लगातार चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उस राष्ट्र को, उस सदस्य को सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा द्वारा संस्था से निकाला जा सकता है। चूँकि सदस्यों का निष्कासन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति, जिसमें 5 स्थायी सदस्य भी शामिल होने चाहिए, तथा महासभा का निर्णय 2/3 सदस्यों के बहुमत से होना चाहिए। परंतु निष्कासन के संबंध में चार्टर के अनुच्छेद 5 में यह भी प्रावधान है कि सुरक्षा परिषद निलंबित राज्यों के अधिकार तथा विशेष अधिकार पुनः स्थापित कर सकती है। इस प्रकार सदस्यों के निलंबन के लिए सुरक्षा परिषद तथा महासभा दोनों की कार्यवाही आवश्यक है, जबकि निलंबित राज्य की पुनः स्थापना केवल सुरक्षा परिषद कर सकती है। सदस्यता से संबंधित कतिपय झलकियाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के संबंध में सन 1955 की पैकेज डील अथवा एक मुफ्त सौदा विशेषतया चर्चित प्रसंग है। इसने राष्ट्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए द्वार खोल दिए। इस पैकेज डील ने 16 राष्ट्रों को 4 पश्चिमी राष्ट्रों के समर्थक राज्य, 4 सोवियत संघ के समर्थक राष्ट्र और 8 गुटनिरपेक्ष राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान कर दी। 19 सितंबर 1973 को महासभा के 28वें अधिवेशन में 3 नए सदस्य शामिल किए गए। पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी तथा बहामा दोनों जर्मन राष्ट्रों को एक साथ संघ का सदस्य बनाया जाना संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महान उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इसे द्वितीय महायुद्ध का अंत माना जा सकता है। सन 1981 में नव स्वतंत्र जिम्बाब्वे विश्व संस्था का 153वां एवं ग्रेनाडा 154वां सदस्य बनाया गया। 18 जुलाई
1981 को बानुअत न्यू हेब्रिड्स को 155वां सदस्य एवं नवंबर 1981 में ब्राज़ील 156वां सदस्य, 157वां सदस्य एंटीगुआ एवं बारमूडा द्वीप समूह है, 158वां सदस्य सेंट किट्स तथा 159वां सदस्य 1984 में ब्रुनेई बना। 23 अप्रैल 1990 को नामीबिया को संयुक्त राष्ट्र के 160वें सदस्य का स्थान दिया गया। सितंबर 1991 में 7 राष्ट्रों एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया को सदस्य बनाया गया। 1993 में मोनाको, इरिट्रिया और पलाऊ को संघ का सदस्य बनाया गया। इन तीनों देशों को सम्मिलित करके संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या 184 हो गई। फ्रांस और इटली की सीमा के पास भूमध्य सागर तट पर मोनाको स्थित है तथा इसका क्षेत्र 1.49 वर्ग किलोमीटर व आबादी 27,000 है, केवल 27,000 है। इरिट्रिया 24 मई 1993 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसके पहले वह उत्तर पूर्व अफ्रीकी देश इथियोपिया का एक उपनिवेश था। संयुक्त राष्ट्र का 184वां सदस्य देश पलाऊ फ्रांस एवं स्पेन के मध्य स्थित है, जिसकी जनसंख्या लगभग 56,000 है। 1994 में पलाऊ संघ का 185वां सदस्य बना। 1994 में संघ की सदस्य संख्या 185 हो गई, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए वर्तमान में 191 और अब वर्तमान में 193 है हो गई है। 10 सितंबर 2002 को स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का 190वां, 29 सितंबर 2002 को पूर्वी तिमोर के नाम से प्रसिद्ध तिमोर लेस्ते 191वां सदस्य बने। यह भी एक तथ्य है कि भारत प्रारंभिक सदस्यों 1945 में से ही एक है। देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, होली सी या वेटिकन की स्थिति स्थायी रूप से तटस्थीकृत प्रदेश की है। वेटिकन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। ताइवान को राष्ट्रवादी चीन भी कहा जाता है। जब साम्यवादी चीन को संघ एवं सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया, तो ताइवान को अल्बानिया के प्रस्ताव अनुसार संघ की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया। ताइवान से आग्रह किया गया कि वह ताइवान नाम से संघ का सदस्य बनना स्वीकार करे, लेकिन उसे यह निर्णय मंजूर नहीं था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 3रे अध्याय में अनुच्छेद 7 के अनुसार इस संस्था के प्रधान अवयव यानी अंग इस प्रकार है। इसके 6 अंग कौन कौन से हैं? पहला है महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अंग महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद और 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा 6ठा है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद और 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा 6ठा है सचिवालय। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।